बिहार की राजनीति में आज भी एक अन्य मार्ग की खास अहमियत बनी हुई है। भला अहमियत हो भी क्यों नहीं, क्योंकि सत्ता का शक्तिपीठ एक अन्य मार्ग पर ही बना हुआ है। प्रदेश के बड़े साहब, साथ ही बड़े लाट साहब का भवन भी इसी मार्ग पर स्थित है। सत्ता की उठती गिरती पलकों पर राजनीति की धड़कन इसी एक अन्य मार्ग में अटकी रहती है। न जाने कितनी सरकारों के गिरते और बनते देखा है इस अन्य मार्ग ने। सत्ता के कई सिपह सलारों की सियासी सांसों को रुकते देखा है और निरंतर चलते भी। लेकिन क्या बिहार की वर्तमान पीढ़ी या पहले के भी लोगों को पता है कि आखिर एक अन्य मार्ग किसके नाम पर है? ये जनाब किस संगठन से जुड़े थे? तमाम सेक्युलरवाद सोच के लोग भी यह सोचने लगेंगे कि अच्छा, अन्य साहब का जीवन ऐसा था। कम से कम बिहारी जो हैं या नई पीढ़ी है या उससे पहले के जो लोग हैं, उन्हें भी इसके बारे में सुनना और समझना जरूरी है। सिर्फ सामान्य ज्ञान के लिए ही नहीं, बल्कि व्यवहारिक ज्ञान के लिए भी। नमस्कार, मैं कौशलेंद्र प्रियदर्शी, आप देख रहे हैं इंडिया बोले का खास एपिसोड पॉलिटिकल कथा। जी हां, एक अन्य मार्ग की कथा। अन्य साहब थे कौन? मैंने जो कहा कि सेक्युलरवादी सोच के लोग भी सोचने लगेंगे कि आखिर अन्य साहब का जीवन ऐसा था, जो बिहार का लगातार शक्तिपीठ बना हुआ है सत्ता का। समझे? कहानी सुनिए। बिहार के सियासत में आज भी एक अन्य मार्ग की खास अहमियत बनी हुई है। मुख्यमंत्री निवास, राजभवन आदि सत्ता के केंद्र पटना के अन्य मार्ग पर ही स्थित है। सत्ता की उठती गिरती पलकों पर राजनीति की धड़कन इसी अन्य मार्ग में अटकी हुई रहती आई है। आम बिहारियों, विशेषकर नई पीढ़ी के बिहारियों को बस सामान्य ज्ञान के तौर पर इतनी सी जानकारी है कि किसी जमाने में बिहार के नामवर राज्यपाल रहे माधव श्री हरि अन्य के नाम पर उनकी स्मृति में बिहार के इस राजमार्ग का नाम है। पर माधव अन्य जैसे प्रखर व्यक्तित्व की कथा से बिरले ही परिचित हैं। सचमुच बिहार में माधव श्री अन्य शरीके व्यक्तित्व की एक जमाने में उपस्थिति कम गौरव की बात नहीं रही। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जैसी वेशभूषा वाले, घनी मूछे और सदैव पगड़ी में रहने वाले तथा खूब पान खाने वाले महाराष्ट्र के चितपावन ब्राह्मण बिरादरी के माधव श्री हरियन्ने एक अद्भुत शख्सियत थे। बिना किसी खास लंबी चौड़ी भूमिका और बगैर लाग लपेट के दो टूक बात कह देना अन्य महाशय की शख्सियत में बड़ी खूबसूरती से शुमार था। अपनी वेशभूषा मात्र से ही नहीं, राजनीतिक सिद्धांत और चिंतन में भी वे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक स्कूल के विद्यार्थी थे। शायद यह भी एक मुख्य वजह थी कि उनके व्यक्तित्व में आध्यात्मिकता का अच्छा खासा फूट था। यूं वे कांग्रेसी थे। 1930 के राष्ट्रीय अवज्ञा आंदोलन में पूरी सक्रियता से उन्होंने भाग लिया था और जेल भी गए थे। अपने प्रांत की विधानसभा के वे सदस्य भी रह चुके थे। 1924-25 तथा 1931 से 34 के दिनों में कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य भी वे रह चुके थे। परंतु जानकारी के लिए बता दें, वे हिंदू महासभा के प्रमुख सदस्यों में से एक थे। पंडित मदन मोहन मालवीय के संग वे केंद्रीय असेंबली में हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता भी रह चुके थे। अपने प्रांत महाराष्ट्र में अपने प्रियजनों के बीच यो तमल का बापू के नाम से प्रसिद्ध माधव श्री अन्य अपने मौलिक विचारों और लीग से अलग राजनीतिक दृष्टि के कारण अपने समकालीन राजनीतिज्ञों की भीड़ में अनायास ही अलग दिखते थे। उनके हिंदूवादी चिंतन को लेकर बहुत से लोग यह सोच सकते हैं कि यह माधव अन्य के राजनीतिक जीवन की एक विचित्र विसंगति थी, पर तिलक परंपरा के होने के कारण राष्ट्रीय रचनात्मकता के लिए उनका अपना यह सोच था। सिलोन, श्रीलंका में भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भारत श्रीलंका संबंध को सुदृढ़ करने में उन्होंने यादगार भूमिका निभाई थी। साथ ही सिलोन में कार्यरत भारतीय मूल के श्रमिकों की दुर्दशा के मसले पर भी वे काफी मुखर रहे थे। श्रीलंका की अपनी उस जिम्मेदारी के बाद वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डेकन स्टेट्स यूनियन के प्रतिनिधि चुने गए थे। 1941 में वे गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद के सदस्य भी नियुक्त हुए थे।
पर बाद में वे जब महात्मा गांधी के जेल में अनशन करते हुए 3 सप्ताह बीत गए थे तो इसके विरोध में गांधी जी को रिहा कराने की मांग करते हुए सर HP मोदी और NR सरकार के साथ माधव अन्ने ने भी गवर्नर जनरल की उस महत्वपूर्ण कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। पर 1948 में जब जयराम दास दौलतराम की राज्यपाल पद से विदाई के बाद माधव अन्ने आए तो पटना के राजनीतिक गलियारों में अटकलें फिर से पंख मारने लगी थीं कि बिहारी सत्ता के हुक्मरानों से इस मराठी नेता की कब तक निभ सकेगी। बिहार के एक प्रमुख दैनिक ने उन्हीं दिनों अपने मुख पृष्ठ पर काफी प्रमुखता से माधव अन्ने की कार्टून प्रकाशित किया था और उसका शीर्षक दिया था, ये भी कब तक सुरक्षित रह सकेंगे। बहरहाल इन्हीं तर्क वितर्कों और अटकलों के बीच माधव अन्ने ने 12 जनवरी 1948 को दिन के 10:30 बजे बिहार के राज्यपाल पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया था। जयराम दास दौलतराम केंद्र में कृषि मंत्री के पद पर काबिज करा दौलतराम की पटना में एक दूसरे से मुलाकात नहीं हो पाई थी। दरअसल 12 जनवरी 1948 की सुबह नासिक से चलने वाली 18 डाउन एक्सप्रेस से माधव अन्ने पटना पहुंचे थे। वहीं इससे पहले 11 अप एक्सप्रेस से जयराम दास दौलतराम दिल्ली रवाना हो चुके थे। दरअसल ट्रेन में विलंब के कारण इन दोनों की मुलाकात संभव न हो पाई थी। पटना स्टेशन पर नए राज्यपाल माधव अन्ने की अगवानी में मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह सहित डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, आचार्य बद्रीनाथ वर्मा और कृष्ण वल्लभ सहाय आदि उनके अगवानी में पहुंचे थे। ये थी कहानी बिहार के सत्ता के शक्तिपीठ की। संभवतः कम लोग जानते होंगे कि अन्ने साहब हिंदूवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक थे और बाल गंगाधर तिलक के परम शिष्य भी, साथ ही मदन मोहन मालवीय के करीबी भी थे। अगली कड़ी में किसी और इसी तरह की रोचक कहानी से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।